हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तारीख आ गई है, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। आज से एडमिट कार्ड भी आप सभी का जारी हो गया है। आज से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और अभी आपको फ़िलहाल किस जिला में सेंटर दिया गया है वो पता चलेगा और जिला कोड पता चलेगा दोस्तों। लेकिन सेंटर कहाँ होगा ये पता चलेगा आपको 25 तारीख को। तो फिलहाल अभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और लास्ट जो है वो 27 जून है। तो 27 तारीख से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं प्रधान शिक्षक परीक्षा और प्रधानाध्यापक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं। डीएलएड का हम टेस्ट लेके आए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों। टेस्ट नंबर ये है 37, है ना। तो अभी बहुत सारा क्लास आप सभी का हो गया है, आप रिवीजन उसको जरूर करते रहिएगा, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा दोस्तों, रिजल्ट हो पाएगा। ठीक है, समान अध्ययन का भी बहुत सारा टेस्ट हुआ है, डीएलएड का भी हुआ है, और भी देखिए हम बीच बीच में वन लाइनर आपको ग्रुप में हम भेजते रहते हैं। अभी जो ग्रुप में हम वन लाइनर भेज रहे हैं उसको आप जरूर से जरूर पढ़ते रहिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, और अपना तैयारी करते रहना है। ठीक है, समस्या का समाधान सारे हो जाएंगे, आप लोग बस टेंशन नहीं लेना है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। सभी लोग आ गए हैं, जल्दी से आ जाइए, अपने अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। 75 प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है 75 प्रश्न। थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे क्योंकि सारे सवाल को यहाँ पर देखना है। नंबर भी आपको दिया गया है जहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। अब ज़्यादा समय नहीं है, पीडीएफ जो लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे अब समय ज़्यादा आपके पास नहीं है। अब रिवीजन करने की बात है, टेस्ट लगाने की बात है, कितना स्कोर आता है ये लास्ट में आप लोग अपना अपना बताइएगा। चलिए, आज का पहला सवाल कह रहा है कि शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है, इस कथन को किसने परिभाषित किया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है फ्रॉवेल ने, कांट ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है दोस्तों, जिसके वह योग्य है, इस कथन को किसने परिभाषित किया था? तो परिभाषित करने वाले व्यक्ति हैं वो है कांट महोदय। आप अपना अपना कमेंट करते चलना है, फटाफट कमेंट करते चलना है, तभी खटाखट रिजल्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका दूसरा नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहला का कांट महोदय ने दोस्तों आपका किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77 नंबर की, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? तर्क शक्ति का विकास करने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थियों में दोस्तों? तो ऑप्शन दिया है कि एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना, एक दो छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना, किसी बालक के विषय पर विचार विमर्श प्रस्तुत करना, या समूह चर्चा का आयोजन करना। तो तर्क शक्ति के विकास के लिए दोस्तों समूह चर्चा का आयोजन किया जाएगा, तभी फिर यहाँ पर तर्क शक्ति का विकास हो पाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 नंबर। देखिए दोस्तों, हमारा जो बेटा है, देखिए ना, हम गेट लगा दिए हैं, वो पूरा रो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रोएगा, है ना, आप सभी के लिए इतना करना पड़ता है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि बच्चों के विकास का क्रम बताना है दोस्तों। ठीक है, बच्चों के विकास का क्रम क्या होगा? क्या होता है क्रम, ये बताइएगा। मूर्त से मूर्त, सामान्य से विशिष्ट, पैर से सिर, हाथ से पैर, क्या होगा दोस्तों? देखिए, बच्चों के विकास का क्रम जो होता है ना, वो सामान्य से विशिष्ट होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट होता है। बच्चा के बारे में पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर की, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्न में से कौन सी विधि नहीं आती है? फटाफट जवाब देते चलिएगा। व्यक्तिगत शिक्षण में कौन सी विधि नहीं आती है? व्यक्तिगत शिक्षण की निम्नलिखित विधि नहीं आती है। डाल्टन विधि, सामूहिक प्रशिक्षण, कंडक्ट पद्धति या प्रोजेक्ट विधि। 79 का हो जाएगा दोस्तों सामूहिक शिक्षण। सामूहिक शिक्षण इसमें नहीं आता है व्यक्तिगत शिक्षण में।
ठीक है। आपका हाँ, सामूहिक शिक्षण इसमें नहीं आता है, जबकि डाल्टन पद्धति है, कंडक्ट पद्धति है और प्रोजेक्ट विधि है, ये तीनों दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षण में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 80 नंबर है कि विद्यालय के निम्नलिखित कारकों में बालक के समाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्य किसका है। तो बालक के दोस्तों समाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्य क्या होगा। ऑप्शन है शिक्षक है या सहपाठी है, खेल के साथी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन के अनुसार ही आपको जवाब देना है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा आपको शिक्षक। ठीक है, शिक्षक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर की, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें वो हो। ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, ड्रिल और अभ्यास, प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले एक स्तरीकृत कार्य पत्रक। क्या होगा 81 का। इक्यासी का क्या होगा दोस्तों। 81 का आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यानी कि प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में किसी विषय के बारे में ज्ञान की वृद्धि होती है और तर्क से उसकी अवधारणात्मक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने से दोस्तों शिक्षा का कार्यात्मक रूप है। इन सब से विद्यार्थी समस्या का समाधान कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बाल अधिकारों की रक्षा के अनुरूप नहीं है। अब बाल अधिकार की रक्षा के अनुरूप नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या होगा। ऑप्शन है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति की अनुमति देना, तो अभिव्यक्ति की अनुमति देना ये तो सही है। विद्यार्थी की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ये भी ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना ये भी ठीक है। अवकाश के दौरान शिक्षण, तो अवकाश के दौरान शिक्षण दोस्तों ये यहाँ पर ऑप्शन गलत आपको दिया गया है, इसीलिए आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 83 नंबर की, विकास का कौन सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है दोस्तों। तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत है। घुमावदार है, विशिष्टता है, अधोगामी है, शीर्षगामी है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको विकास का दोस्तों न ही घुमावदार कहा जाता है, न ही विशिष्टता कहते हैं, न ही शीर्षगामी कहते हैं, इसको कहा जाता है अधोगामी। ठीक है, ये अधोगामी सिद्धांत बताता है, क्या बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर से पैर की ओर, शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 84 नंबर की, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। बताइए, बच्चों का विकास किसका परिणाम है। ऑप्शन है कि केवल अनुवंशिकता। देखिए जैसे ही केवल शब्द लगा दिए दोस्तों तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल वातावरण भाई ये भी गलत हो गया। विद्यालय और शिक्षा ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन डी नंबर है अनुवंशिकता, वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया। तो डी नंबर ऑप्शन आपका ज़्यादा सटीक है, तो सटीक ऑप्शन ही आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़िया है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक वाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जितने लोग आ गए हैं एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। ये जो हमारा कैरियर परिवार है, इस परिवार में आप जुड़ जाइए, इस परिवार का आप हिस्सा बन जाइए, परिवार को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे भी जो तैयारी होगी वो आपको तैयारी करवाते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है आपका समुदाय के समर्थन पर, या पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो समन्वित शिक्षा की सफलता जो निर्भर करती है दोस्तों वो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 86 नंबर की, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है। बताइए,
प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों अधिगम कह रहा है एक सरल प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक भैया आ गया तो गलत हो गया, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक भी नहीं होगा, एक सरल प्रक्रिया भी नहीं होगा, तो ये होगा क्या, तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 87 नंबर। वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी आप लोग कर दीजिए, है ना। लाइक करने से थोड़ा अच्छा लगता है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं मिलता है सर, ऐसा मत समझिएगा। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है दोस्तों, बताइए किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके, है ना। वो कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, विद्यार्थी की विफलता को कम कर सकते हैं, है ना, सफलता की ओर हम बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन है कि जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो। अब चुनौतीपूर्ण जटिल होगा तो ये कभी विफलता होगा। आगे है कि जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, ये भी गलत है। जो अमूर्त से सरल की ओर, ये भी गलत है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो वही पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए होना चाहिए। अगला प्रश्न है 88 नंबर कि वाइगोत्स्की महोदय जी आ गए, इसके अनुसार कह रहा है कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, भाषा है, परिपक्वता है, संगठन है या संतुलन है। किसके अनुसार, तो वाइगोत्स्की। जैसे ही वाइगोत्स्की आवे तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, वाइगोत्स्की बोलने में ना स पर जोर पड़ता है, और स पर जोर पड़ने पर आपको भाषा पर आपको टिक करना है। ठीक है, तो भाषा हम लोग भी जब याद करते थे ना, सीटेट वगैरह तैयारी करते थे तो ऐसा ही याद कर लेते, वाइगोत्स्की जहाँ भी देखे तो भाषा को एकदम पकड़ लेना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कुछ ट्रिक अपनाना पड़ता है क्वेश्चन में, और उसे ऑप्शन छांटने में कभी कभी सहूलियत हो जाता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वाइगोत्स्की के अनुसार वो है आपका भाषा। वाइगोत्स्की तो भाषा। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर की प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की दोस्तों कौन सी भागीदारी, सक्रिय है, विनम्र है, आंशिक है या निष्क्रिय है। अब निष्क्रिय तो होगा नहीं, है ना, निष्क्रिय भी नहीं होगा, आंशिक भी नहीं होगा और विनम्र भी नहीं होगा, तो एक ही बचा हमारा कौन सा, सक्रिय। तो इसमें कोई सोचना ही नहीं है। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन छांटना है एग्जाम हॉल में। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको ऑप्शन छांटना है। घबराना तो है ही नहीं, ठीक ना, घबराना तो है ही नहीं, एकदम निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो 150 में 150 रंग देना है, 2.5 घंटा आपके पास समय रहेगा। ठीक है, 2 घंटा पहले आप सेंटर पर पहुंच जाइएगा। पहले कह देते हैं, फिर बाद में नहीं कहिएगा कि बहुत सारे लोग का एग्जाम छूट गया, तो छूट गया, अपने गलती से मत छोड़ दीजिएगा। प्रश्न है कि सरल व रोचक शिक्षण विधियां किस प्रकार के बालकों के लिए आवश्यक है दोस्तों। कैसा विधि कह रहा है, तो सरल और रोचक शिक्षण विधि। अब सरल है मतलब आसान है, रोचक है मतलब इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों ये किस प्रकार के बालक के लिए आवश्यक होगा, है ना। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को तोड़ करके समझना है, और तोड़ करके जब समझ जाइएगा ना तो ऑप्शन आपको ऐसे ही छटा जाएगा। ऑप्शन कह रहा है कि पिछड़े बालक के लिए या मंदबुद्धि बालक के लिए, प्रतिभाशाली बालक के लिए, अल्प विकसित बालक के लिए। अब देखिए सरल है तो सरल चीज प्रतिभाशाली को बुझाएगा, मतलब कि अच्छा लगेगा नहीं। प्रतिभाशाली बालक को जितना हार्ड से हार्ड चीज दो तभी उसको और मजा आएगा, है कि नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अल्प विकसित बालक भी यहाँ पर गलत होगा, मंद बुद्धि भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पिछड़े बालक के लिए। ऑप्शन नंबर आपका 90 का ए होगा बिल्कुल ही सही जवाब। अगला है 91 नंबर की समस्या बालक के लिए उपयुक्त एवं उपयोगी शिक्षण विधि है। अब समस्या बालक के लिए उपयुक्त एवं उपयोगी शिक्षण विधि है वो कौन सा है दोस्तों, निदानात्मक विधि, जीवन वृत्त विधि, प्रायोगिक विधि या समाज मिति विधि। अब 91 का भाई साहब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जीवन वृत्त विधि, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 91 का बी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समस्यात्मक बालक के लिए दोस्तों जीवन वृत्त यानी कि केस स्टडी, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केस स्टडी, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 92 नंबर। सब लोग आ जाइए, अब मात्र 1 सप्ताह आपके पास टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन।
तो 7 दिन में कम से कम आप 10 घंटा डेली पढ़िए, तो 10 सत्ते 70 घंटा कम से कम भी अगर आप पढ़ते हैं तो दोस्तों बहुत है ना। 70 घंटा भी अगर आप रिवीजन कर लेते हैं ना तो बहुत है। कल परसों तो 2 दिन छुट्टिए है ना, एक आधी दिन और CLV ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप काम कीजिए और तैयारी करिए। प्रश्न है 92 नंबर की, इनमें से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता नहीं है दोस्तों? बताइए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? देखिए, जैसे ही नहीं जब पूछ दिया जाए ना तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ऑप्शन अब कौन होगा। यह वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित है, या फिर यह शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करता है, या पर्यावरण को नियंत्रित करके शिक्षण को प्रोत्साहित करता है, या शिक्षण प्रक्रिया को नीरस बनाता है। तो क्या होगा 92 का, कौन सा नहीं है? अब देखिए डी ऑप्शन में आपको देख रहे हैं ना, निगेटिव झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है ना। यह शिक्षण प्रक्रिया को नीरस बनाता है। अब नीरस बनाएगा तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषता होगा? वो कभी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। यानी कि जैसे ही नहीं पूछे तो निगेटिव सेंस खोजिए कि कौन सा ऑप्शन निगेटिव निकल रहा है। अगला है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री केवल दृश्य शिक्षण सामग्री है? अब देखिए पूछ दिया दोस्तों केवल, अब केवल दृश्य शिक्षण सामग्री, मत दृश्य मतलब देखने वाला चीज। अब देखने वाला चीज बताइए, टेलीविजन तो देख सकते हैं, है ना, केवल देखने वाला। प्रोजेक्टर है, चार्ट है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीविजन है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूजिया जाएंगे, टेलीविजन मार देंगे कि टेलीविजन तो देखते हैं लेकिन खाली देखते थोड़ी है, उसमें आवाज भी निकलता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। प्रोजेक्टर भी आपको गलत हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 93 का दोस्तों? चार्ट। चार्ट जो है ना वो शिक्षण सामग्री जो है, ऐसा शिक्षण सामग्री है जो केवल दृश्य शिक्षण सामग्री है, जबकि जो टेलीविजन है, प्रोजेक्टर है, ये दोनों दृश्य और श्रव्य दोनों है दोस्तों, ठीक है। और टेप रिकॉर्डर तो खैर इसमें तो रिकॉर्ड करने वाला चीज होता है, कुछ भी आप बोलिएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। आपके मोबाइल में भी ऐसा होगा फंक्शन, आप कुछ भी बोलिएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे ही किसी पर फोन पे बात करते हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं देखो तुमने क्या बोला था, है कि नहीं। तो वो तो रिकॉर्डर हो गया आपका। अगला प्रश्न है 94 नंबर की, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जनक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है किंडरगार्टन, और किंडरगार्टन आपको बहुत बार पूछा गया है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, फ्रोबेल महोदय, है ना। एकदम रट लेना है, किंडरगार्टन फ्रोबेल महोदय, किंडरगार्टन फ्रोबेल महोदय, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, और ये फ्रोबेल जो थे ना ये जर्मनी के थे आपके, ठीक है ना। इंडिया के तो बहुत कम ही लोग हुए हैं, अधिकतर आपको जर्मनी के, अमेरिका के, इंग्लैंड के मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सा है? दृश्य श्रव्य, दृश्य मतलब सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो श्रव्य दृश्य सामग्री है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने वाली, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने वाली, बिल्कुल ठीक है। अगला है कि स्वयं में साध्य नहीं है, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, है ना। ऐसा क्या है, स्वयं में साध्य तो है ये है। शिक्षण की सहायक सामग्री नहीं, ये भी गलत है। छात्र को विषय वस्तु को उत्तम ढंग से समझने के लिए उत्तम नहीं, ये भी गलत है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कितना आसान प्रश्न है ना ही। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है? दृश्य श्रव्य सामग्री रुचिकर बना देता है ना। जैसे ही आप अगर क्लास में दोस्तों एक स्मार्ट टीवी लगा दिया जाए और स्मार्ट बोर्ड लगा दिया जाए, उसके माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, है ना, तो कितना मजा आएगा, उससे ज़्यादा बच्चा को समझ में आएगा, ठीक है। तो वो दृश्य भी हो जाएगा और श्रव्य भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर। 96 नंबर सवाल कह रहा है कि शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? अब देखिए राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। अब राष्ट्रीयता की भावना का विकास बच्चे में कैसे होगा? राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, या फिर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेनी चाहिए, या फिर दोस्तों आपको विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करनी चाहिए, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्व का दमन करना चाहिए। गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करने से आप राष्ट्रीयता में विकसित नहीं कर सकते हैं, है ना। राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने से भी विकसित कुछ खास ज़्यादा नहीं होगा। खास ज़्यादा जो विकास होगा वो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करना है राष्ट्र के लिए, है ना, जो जिससे राष्ट्रीयता की झलक उसमें दिखे, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों करना है ताकि उसमें राष्ट्रीयता का झलक दिखे और बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। अगला प्रश्न है 97 नंबर की, एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता क्या है? है ना, एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता क्या है? छात्र की उन्नति करने में, छात्र के शैक्षिक प्रत्याशा का मूल्यांकन करने में, छात्रों की ग्रेड प्रतिस्थापन में, पाठ्यक्रम के प्रकरणों का सुनिश्चित करने में।
97 का क्या होगा दोस्तों? तो एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता छात्र की उन्नति करने में उपयोगी होता है। ठीक है, तो उन्नति वाला जहां भी आपको देखे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए फटाफट सब लोग आ जाइएगा। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट होती है, 9 बजे रात्रि में, है ना, सुबह में नहीं, रात्रि में। ऐसे आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी है कि आप इसको लाइव भी देख सकते हैं। 9 बजे से बाद में इसको वीडियो के रूप में आप देख लीजिएगा। 98 को हो जाएगा चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक क्या है? प्रमुख सिद्धांत है या तत्व है या पक्ष है या ग्रंथ है? तो ग्रंथ तो होगा नहीं, है ना, ग्रंथ तो नहीं होगा, वो ऑप्शन छाटिए। सिद्धांत भी नहीं है ना, तत्व भी नहीं है, ये पक्ष है दोस्तों, है ना। चरित्र निर्माण जो है समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पाठ योजना के उद्देश्य होना चाहिए। अब पाठ योजना का जो उद्देश्य है वो कैसे होनी चाहिए? तो विषय वस्तु पर केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। उपलब्ध समय का विभाजन, ये नहीं, समय तथा उपकरणों का सदुपयोग, विद्यार्थियों की गलती सुधारने का अवसर। देखिए, पाठ योजना का जो मेन उद्देश्य ये होता है विषय वस्तु पर केंद्रित होता है। ठीक है, पाठ योजना का जो मेन उद्देश्य होता है वो विषय वस्तु पर केंद्रित होता है और यही होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर। 100 नंबर कह रहा है कि कुछ एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं दोस्तों? है ना, एक शिक्षक आप हैं और इस होने के नाते आप अपने छात्र में समस्या समाधान क्षमता को दोस्तों किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, ए नंबर, या बी नंबर कह रहा है कि समस्याओं के हल करने हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, या फिर सी नंबर कह रहा है कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, या फिर निष्क्रिय रटन। ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर में आ जाइए आपका ऑप्शन नंबर सी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे तभी ये चीज आपका हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 101 नंबर। बाल केंद्रित विधि में ध्यान दिया जाता है। बाल केंद्रित विधि में दोस्तों किस चीज पर ध्यान देते हैं? रूप रंग पर नहीं, बालकों के मनोविज्ञान पर, या बालकों की पोशाक पर, या बालकों की प्रगति पत्र पर। आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकों के मनोविज्ञान पर, है ना। बाल केंद्रित विधि में किस चीज पर जोर दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है? तो बालकों के मनोविज्ञान पर। 102 नंबर सवाल कह रहा है कि 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। हाँ, है ना, इस प्रकार का बच्चा बातचीत करते रहता है अपने आप में, है ना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका क्या होगा? ऑप्शन कह रहा है कि उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, या फिर उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, नहीं, बाधा नहीं डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, ये भी गलत है, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ठीक। ठीक है, जो बच्चा है वो अपने आप में जो बातचीत कर रहा है, इससे दोस्तों उसको सोच में नियमित करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट 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 है आपका 103 नंबर। 103 नंबर कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होती है दोस्तों? बताइएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है? तो अंतःक्रिया या संवाद द्वारा होता है, या फिर शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, या निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, या केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है व शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है? तो 103 का अभी जो आंसर होने वाला है अंतःक्रिया या संवाद द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। अभी तो अधिकतर टीचर जो है ना स्कूल में सारे ई शिक्षा कोर्स पर अपलोड करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और हम भी बहुत ज़्यादा कोर्स ये सब अपलोड कर दिए हैं। बहुत सारे लोग को ये सब उतना जानकारी नहीं है, ऐसे तो मैंने बहुत फटाफट कर दिया। ठीक है, चलिए आप लोग भी थोड़ा अपना ये सब काम करते रहिएगा, ऑफिशियल काम तो करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 104 नंबर की। देखिए यहाँ पर खाली स्थान भरना है, खाली स्थान और खाली स्थान बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। अब बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं, ना, वो 2 कारक कौन से हैं? परिवार या आस पड़ोस, या धर्म अभिभावक, या स्कूल और धर्म, परिवार व स्कूल।
देखिए यहाँ पर जो क्या होगा, तो स्कूल और धर्म बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक कारक माने जाते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर दूसरा भी मारेंगे, लेकिन जो आयोग के द्वारा आंसर दिया जाएगा वो सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है 105 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देता है। अब नहीं देता है भाई साहब, तो ऑप्शन कह रहा है कि आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, या फिर है छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षण, या पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, या परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। देखिए जैसे ही नहीं देना तो निगेटिव वाला ऑप्शन ढूंढिए, और निगेटिव ऑप्शन नहीं निकल रहा है डी से। अब कठोर शिक्षण पद्धति होगा तो बच्चा सीखेगा, कभी नहीं सीख पाएगा, तो डी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यही पूछ रहा था। अगला प्रश्न है 106 नंबर। 106 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। दोस्तों है ना, तो बच्चा जो है, शिक्षार्थी जो है, उनके सीखने एवं स्वयं मूल्यांकन करने, उनकी समझ जांच करने में मदद क्या करता है? विस्मरण करता है, अनुकृति करता है, अधिसंज्ञान करता है, या रट कर याद करना करता है? तो रट कर याद करना तो कभी होगा नहीं, तो ऑप्शन काट दीजिए, है ना। और विस्मरण भी नहीं होगा और अनुकृति भी नहीं होगा, अधिसंज्ञान आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर की। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? प्रारंभिक की बात कर रहा है, 1 to 5 की बात कर रहा है ना। कौन सा यहाँ पर दृष्टिकोण बेहतर होगा दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए? बिना समझे नकल करना, या फिर आपका करके सीखना, या निष्क्रिय रूप से सुनना, या रट कर याद करना? 107 का आंसर हो जाएगा करके सीखना। करके सीखना दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि करके अगर बच्चा सीख रहा है ना तो वो कभी नहीं भूलेगा अपने लाइफ में। अगला प्रश्न है आपका 108 नंबर। कह रहा है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदारी होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। किसका उदाहरण है? तो इस प्रकार का सवाल ना एक वो जरूर पूछेगा, और ये सवाल आपको याद हो गया होगा। जेंडर क्या है? जेंडर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात किया जा रहा है ना। जेंडर रूढ़िवादिता या फिर जेंडर पक्षपात इसको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, या जेंडर रूढ़िवादिता दिया हुआ रहे तो आपको उसी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। जेंडर स्थिरता नहीं होगा, समानता थोड़ी होगा, समता नहीं होगा, पक्षपात न हो रहा है लड़का लड़की के बीच में, ठीक है। तो पक्षपात नहीं करना है आपको, सभी को समान रूप से लेकर के चलना है, समावेशी शिक्षा देना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, या कोई अपंग हो या फिर दिव्यांग हो, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 109 नंबर की। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं? बाल केंद्रित कक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे दोस्तों निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं? नहीं। तो बाल केंद्रित कक्षा में नकलची कैसे देखे जाएंगे? ज्ञान के निर्माण में सक्रिय लगे हुए रहते हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय? ये भी गलत है। बी नंबर दोस्तों आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110 नंबर। फटाफट आप लोग वीडियो को एक बार लाइक ठोक दीजिए, ठीक ना, एकदम ठोक दीजिए, और अपने चैनल दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को, है ना, खाली स्थान, जिनमें खाली स्थान शामिल है, प्रस्तुत करने चाहिए। अब यहाँ पर खाली स्थान में क्या भराएगा? देखिए इस प्रकार का सवाल पूछ देता है तो थोड़ा सा और पेचीदा हो जाता है कि खाली स्थान में अब क्या भरे। अब ऑप्शन देखिएगा तो लगेगा कि सभी ऑप्शन मत यहाँ पर भराइए जा रहा है, तो भराएगा सभी तो नहीं, सब तो नहीं भराएगा, लेकिन कोई एक ही भराएगा, और वो एक होगा दोस्तों कि विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को संपन्न करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले यानी कि मुक्तोत्तर प्रश्न और जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो ऐसे प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 111 नंबर कि रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? दोस्तों रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए?
ऑप्शन है कि मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके, या फिर एक विशेष शिक्षक के द्वारा, न कि सामान्य शिक्षक के द्वारा, या फिर नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के द्वारा, या केवल, जैसे ही आ गया तो इसको काट देते हैं, तो हम ऑप्शन यहाँ पर छट के निकल आता है ऑप्शन नंबर सी कि नियमित रूप से दोस्तों विद्यार्थियों के सहयोग के साथ करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर। ये हमारा चैनल है कैरियर परिवार, तो इसमें आप परिवार का हिस्सा बनने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और जिंदगी भर तैयारी करते रहना है। मतलब जिंदगी भर नहीं करना है ना, आप कीजिएगा, फिर आपके आने वाले जो कल हैं वो करेंगे। ठीक है, प्रश्न है आपका कि 12 नंबर की समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, बताइए। है ना, क्षमता का, समानता का, पक्षपात का, पृथक्करण का। अब देखिए ऑप्शन छाटिए यहाँ पर, है ना, पक्षपात नहीं करना है, पृथक्करण नहीं करना है, दो ऑप्शन तो छट गया दोस्तों, है ना, तो दो ऑप्शन छट गया। तो समावेशी, है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपने सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, तो समता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ समता समानता में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर नंबर ए ही दिया गया है, इसलिए हम एक की ओर ही चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि रचनात्मक बच्चों की एक महान विशेषता क्या है दोस्तों। रचनात्मक बच्चों की एक महान विशेषता क्या होनी चाहिए। वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, वे दूसरे की नकल करना पसंद करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। देखिए रचनात्मक जो बच्चा होता है ना, ये नकल नहीं करेगा, है ना, ये भी गलत है, उनकी ध्यान अवधि कम भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे स्वतंत्र रूप से सोचने वाले होते हैं। रचनात्मक बच्चा होता है, रचना करने वाला होता है। अगला प्रश्न है आपका 114 नंबर की एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में, है ना, प्रोत्साहित करना चाहिए। किस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों, तो योग्यता का सत्वमत या प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य। देखिए 14 का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में योग्यता का वर्धिक मत और महारत अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करनी चाहिए। असफलता तो होगा नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है ना, और ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे वो छाट सकते थे आप, है ना, जो निगेटिव वाला ऑप्शन है उसको आप यहाँ से हटा सकते थे। अगला प्रश्न है आपका 115 नंबर की एक स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चे को कुछ ग्रेड छोड़ने के लिए कहा गया है ना, प्रतिभाशाली बच्चे को कुछ ग्रेड छोड़ने के लिए कहा गया है और उसे सीधे उच्च ग्रेड में लाया गया है। तो प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए आपके स्कूल द्वारा किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वरण, संवर्धन, प्रोत्साहन या संश्लेषण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वरण। एक स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चों को कुछ ग्रेड छोड़ने के लिए कहा गया है और उसे सीधे उच्च ग्रेड में लाया गया है, तो प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए स्कूल द्वारा त्वरण दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 16 नंबर कि अधिगम सुसाध्य बनाने का कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम होगा दोस्तों, है ना। अधिगम मतलब सीखना, तो सीखने को सबसे सुसाध्य बनाने वाला प्रभावी माध्यम क्या होगा, एक सस्वर एवं दृश्य चित्र, या फिर दोस्तों आपका एक दृश्य चित्र अध्यापकों द्वारा व्याख्या के साथ, या फिर अध्यापक की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप, या कक्षा कक्ष को रोचक बनाकर। देखिए यहाँ पर कोई एक चीज से दोस्तों आप प्रभावी नहीं बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर कक्षा कक्ष का रोचक भी होना चाहिए, सस्वर एवं दृश्य चित्र भी होनी चाहिए, अध्यापक के टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपका सही है, इसीलिए एक से अधिक आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 117 नंबर की एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों, है ना। जैसे ही कोई नया एक अध्यापक जो है अपनी कक्षा में नया विषय को दोस्तों प्रस्तुत कर रहा है, तो क्या करेगा, है ना, स्वयं गवाए बिना, समय गवाए बिना पहला पाठ आरंभ कर देना चाहिए, नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए।
ठीक है, कक्षा को विषय की व्यापक रूपरेखा बतानी चाहिए, या विद्यार्थियों की पुरानी श्रेणी के अंकों की जांच करनी चाहिए, विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, है ना। जैसे ही अगर आप नए नए क्लास में जाते हैं, है ना, तो सबसे पहले बच्चा का हमें पूर्व ज्ञान पता करना पड़ता है, पूर्व ज्ञान पता करना चाहिए। जैसे मैंने भी ज्वाइन किया था तो सबसे पहले बच्चों को बेसिक से लेके चले थे, देखे थे कि आखिर बच्चों को, है ना, 6 का ज्ञान है कि नहीं, 7 का उसको पता है कि नहीं, 8 का पता है कि नहीं, 9 का पता है कि नहीं। डायरेक्ट उसको हम 12 का पढ़ाने लगेंगे तो फिर पता चलेगा नहीं, बुझाएगा उसको कुछ। तो नीचे से चलिए, देखिए कि आखिर उसको कहाँ तक जानकारी है, नहीं है, उसके आधार पर फिर उसको क्लास लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग भी करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों 118 नंबर, कह रहा है कि विकास में व्यक्ति को समझने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, है ना। व्यक्तित्व को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो व्यक्तित्व कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। तो विकास में व्यक्तित्व को समझने के लिए क्या करेंगे, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा कि ऑप्शन कह रहा है, देखिएगा कि वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, या फिर पर्यावरण कारकों का विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, या शरीर एवं दिमाग के परिपक्व पर विचार करना, या वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारक एवं उनकी परस्पर क्रिया पर विचार करना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये चीज तो सही था, लेकिन यहाँ पर पर्यावरणीय कारक भी दिया है दोस्तों, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ज्यादा सही है ना। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भी कुछ जोड़ दिया है, इसीलिए आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं, है ना, तो एक बालक जिसकी समस्या है, घर पर भाई या बहन नहीं है, या फिर कुसमायोजन है, या घर का वातावरण उचित नहीं है, या फिर मंदबुद्धि है। तो यहाँ पर 119 का जो आंसर हो जाएगा कुसमायोजन है, ठीक है, कुसमायोजन है। सामान्यतः एक बालक जिसकी समस्याएं कुसमायोजन की है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 120 नंबर, कह कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण अध्यापकों में किसकी कमी होता है ना। किसकी कमी होता है दोस्तों, तो शिक्षण विधियों में सक्षमता, या फिर आपका अपने विषय का ज्ञान, अधिगम हेतु अर्थपूर्ण वस्तुओं के एक संरचित कार्यक्रम, या शिक्षा मनोविज्ञान की ज्ञान। देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अपने विषय का ज्ञान यही लेकर के सबसे ज़्यादा होता है, और ये तो होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें तो आपको पकड़ होनी चाहिए, है ना। उसके साथ साथ अन्य विषय पर भी अगर आपको पकड़ है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि स्कूल में देखने को मिलता है, बहुत सारे स्कूल में कुछ टीचर नहीं है, जैसे कि हमारे स्कूल में ही अब देखिए कुछ नहीं है, तो जब मौका मिलता है तो हम ही ले लेते हैं, है कि नहीं। तो वो तो होता ही रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा 121 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं दोस्तों। तो अधिगम का एक परिणाम किसको कहेंगे, बुद्धिमत्ता को, परिपक्वता को, कौशल को, या स्मरण शक्ति को। तो 121 का हो जाएगा दोस्तों आपको बुद्धिमत्ता का एक परिणाम कहेंगे हम कौशल को, ठीक है, कौशल को कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौशल वो लड़का नहीं, कौशल मतलब वो चीज, आप समझ रहे हैं। 122 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। गहन सोच, सूचना साक्षरता, श्रवण, या रचनात्मक ध्यान। 122 का हो जाएगा दोस्तों गहन सोच, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 123 नंबर, फटाफट जवाब देते चलिए दोस्तों। 123 नंबर कह रहा है कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र पूछ रहा है, किसने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है ब्लूम, स्कीनर, करथवहल, या फिर सिम्पसन। आंसर हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक ज्ञान हो जाएंगे ब्लूम महोदय। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है 124 नंबर सवाल कि हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में समायोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं।
संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द को प्रतिबिंबित करता है? स्कीमा, स्मरण शक्ति, संज्ञान या कोई नहीं? 124 का हो जाएगा दोस्तों आपका स्कीमा। ठीक है, स्कीमा हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि हम वस्तुओं, परिस्थितियों का या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसे स्कीमा कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 125 नंबर। 125 नंबर है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? तो शिक्षक की जो सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है वो होती है कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराया जाए। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर में दिया गया है और यही डी नंबर आपका सही हो जाएगा। सी नंबर में है कठोर अनुशासन, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना ये भी ठीक नहीं है। पाठ्य योजना तैयार करना, उसके अनुसार पढ़ाना ये भी ठीक नहीं है। ठीक जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे अच्छा ऑप्शन है। और अगला प्रश्न है 126 नंबर। 126 कह रहा है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, है ना। तो बच्चों को सीखने में माता पिता की तो भैया सबसे बड़का भूमिका होता है। और बड़ा भूमिका जो होता है तो कैसे निभाना चाहिए? नकारात्मक रूप से तो कभी नहीं। नकारात्मक करिएगा तो बच्चा कैसे सीखेगा, है ना। सहानुभूति भी नहीं होना चाहिए, तटस्थ भी नहीं होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, है ना। आगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 127 नंबर। 127 कह रहा है कि एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों, है ना। एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, या फिर आपका है छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल ठीक है। नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, बड़ों की आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को विकसित करना। देखिए आपका यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर की सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि छात्रों का मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है और सीखने के लिए बच्चों को क्या करना है? प्रेरित करना है, तभी वो एक शिक्षण का पाठ्यक्रम कार्य है। अगला प्रश्न है 128 नंबर। 128 है कि एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए? बताइए, एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक आप लोग को बताते हैं, है ना। ऐसा ट्रिक कभी कभी इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस ट्रिक का अप्लाई आप कर सकते हैं लास्ट समय पे जब आपको नहीं आ रहा है समझ में तब। देखिए जैसे ही ऑप्शन देखे ना दोस्तों, जो छोटा ऑप्शन है ना, अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ रहे, एक ऑप्शन काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है और बाकी ऑप्शन क्या है? काफ़ी छोटा छोटा दिया हुआ है, तो 90% चांस बनता है कि यही वाला ऑप्शन सही होगा। नहीं आ रहा है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं पहले बनाना है, नहीं समझ में आ रहा है तब ये फॉर्मूले पे जाइएगा कि जो ऑप्शन सबसे बड़का वो दिखे उसको हमको रंग देना है। 90% चांस रहेगा कि आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट में करना है, स्टार्टिंग में ही ऐसे नहीं करने लगना है। लास्ट में देखिएगा कि अब 10 मिनट टाइम बच रहा है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार का कुछ ट्रिक अपनाना है। और भी हम ट्रिक अब बताएंगे आगे, ठीक है। बस जुड़े रहिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा 129 नंबर। 129 नंबर प्रश्न कह रहा है, कैरियर परिवार से आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जरूर से जरूर चैनल को दोस्तों। बहुत सारे देखिए 50% लोग ऐसे हैं ना जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को देखते हैं और चले जाते हैं। 50% है ना, पता चल जाता है, वो मैसेज करता है, मैसेज देता है हमको, हम लोग को, ठीक ना। तो 50% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। भैया देखते हैं तो देखिए, अच्छी बात है ना। आप ही लोग के लिए तो इतना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज से नहीं, 2 साल से, 2022 से 3 साल से लगे हुए हैं ना, 22, 23, 24 आ गया, ठीक है, ताकि आप लोग का हो सके, रिजल्ट हो सके, ठीक है। और फी भी कितना लेते हैं? मात्र 200, 400, 500 से ज़्यादा तो हम किए ही नहीं, है ना। 500 ज़्यादा तो हम किए ही नहीं, है ना। 200, 300 बस, इससे ज़्यादा कभी नहीं, ठीक ना। तो इतना ही में ही अगर रिजल्ट हो जाता है तो कौन बड़का चीज़ है, ठीक है। इतना तो आप एक बार मार्केट निकलते हैं तो 200 रुपये ऐसे ही उड़ा देते हैं, ठीक
ठीक ना। अगला प्रश्न देखिएगा 129 का आ रहा है कि NCF 2005 का क्या तात्पर्य है, और नंबर भी देखिए आपको दिया गया है ताकि आप इसमें जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में। यहाँ पर पीछे वाले सारे PDF नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा, DLED समान अध्ययन सब चीज़ आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है NCF 2005 का क्या तात्पर्य है दोस्तों, बताइएगा। नेशनल नाटो नेटवर्क नेशनल क्या होगा आपका, 129 बताइएगा, है ना। NCF का हो जाएगा दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, है ना। और ये सबको पता है, इसका फुल फॉर्म ही पूछ रहा था एक तरीके से, तो इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 130 नंबर। 130 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में से नहीं है। अब बाल विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है, तो बुद्धि, वंशानुगत कारक, भौतिक वातावरण, शारीरिक कारक। तो बाल विकास के आंतरिक कारकों में से नहीं है। 130 का हो जाएगा भौतिक वातावरण। भौतिक जो वातावरण है दोस्तों, ये आंतरिक कारक में नहीं आएगा, है ना। ये आंतरिक कारक में नहीं आएगा, ये बाह्य कारक में आएगा। अगला प्रश्न है 131 नंबर कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा किसके कारण रोता है दोस्तों, है ना। ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे ही माँ के गोद से बच्चा को लीजिएगा तो बच्चा रोने लगता है, ठीक ना। तो ऐसा क्यों होता है, संवेगात्मक दुश्चिता के कारण, अजनबी दुश्चिता या वियोग, क्या होगा 131 का। 131 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर, ठीक है। सी नंबर यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपका वियोग दुश्चिता के कारण दोस्तों, 131 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 132 नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी जो नई आई है 2020, ये किस पर जोर दे रही है, पाठ्यचर्या का लचीलापन, या पाठ्यचर्या का मानकीकरण, या फिर आपका पाठ्य पुस्तकों की गैर संदर्भीकरण, या पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। तो ये तो गलत है। देखिए लचीलापन पर दोस्तों जोर दिया जा रहा है। पाठ्यचर्या लचीला होनी चाहिए, ज़्यादा जटिल नहीं होनी चाहिए, समस्यात्मक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पाठ्यचर्या निदानात्मक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 133 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक प्रारंभिक कक्षाओं में कौन सा गुण सिखाता है। अब प्रारंभिक कक्षा जो है इसमें कौन सा गुण सिखाते हैं शिक्षक लोग, प्रतिस्पर्धा करना, अनुकरण करना, सहानुभूति करना, अवलोकन करना। 133 का हो जाएगा दोस्तों अवलोकन करना, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है आपका 134 कह रहा है कि दूरस्थ अथवा दूरवर्ती शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए सम्यक होती है। तो दूरस्थ अथवा दूरवर्ती शिक्षा जो होता है किसके लिए सम्यक होता है, तो ये किसके लिए होता है, ये होता है वंचित वर्ग, अति निर्धन वर्ग, दुर्गम क्षेत्र वाले समूह। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। दूरस्थ या दूरवर्ती शिक्षा की आवश्यकता कब पड़ती है, वंचित वर्ग को, अति निर्धन वर्ग को, है ना, दुर्गम क्षेत्र वाले जनसमूह को, या नौकरी वाले को, है ना। तभी तो वो दूरस्थ शिक्षा लेते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिस्टेंस एजुकेशन। हम भी खुद डिस्टेंस एजुकेशन किए हुए हैं में, ठीक ना। तो डिस्टेंस एजुकेशन से आप लोग भी किए होंगे, तो जरूरत क्यों पड़ता है, आप नौकरी में होंगे, है ना। या फिर बहुत गरीब लोग होते हैं वो डिस्टेंस से कर लेते हैं, कम पैसा लगता है, घर बैठे वो कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा इधर उधर आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सारा होता है। अगला प्रश्न है आपका 135 नंबर। 135 कह रहा है दोस्तों आपको कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा, है ना। लिंग भेदभाव बहुत सारे देखने को मिलता है, लड़के लड़कियों में, है ना, गरीब अमीर में, ऊंच नीच में, ठीक है, धर्म के आधार पर। तो इसको बचने के लिए दोस्तों क्या हो सकता है सबसे उत्तम तरीका, तो सबसे उत्तम तरीका जो यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षकों द्वारा, है ना, शिक्षकों द्वारा उनके पक्षपातपूर्ण व्यवहारों, लैंगिक का अधिसंज्ञान, है ना। तो डी नंबर यहाँ से ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी चीज़ों से आपको क्या करना है, बच्चों को सिखाना है, समझाना है, पढ़ाना है, आपको इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर लाया गया है, आपको शिक्षक बनाया गया है, ठीक है, ताकि आप समाज का निर्माण कर सकें, है ना। अगला प्रश्न है कि वो कौन सी विधि जो है वो छात्रों को सीखने से अधिक लाभप्रद होती है ना। भाषण विधि करके सीखने, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए,
करके सीखना, करके सीखेगा बच्चा तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, है ना। इसलिए करके सीखने पर बच्चों को जोर दिलाइए, प्रैक्टिकली पर जोर दिलाइए। आप देखते हैं ना, कहीं मान लीजिए ठीक है आप कभी दिल्ली नहीं गए हैं और पढ़ रहे हैं दोस्तों कि कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है, और एक बार जाकर के देख लेते हैं तो कभी नहीं भूलिएगा कि दिल्ली में ही कुतुब मीनार था, दिल्ली में ही लाल किला था, है कि नहीं। तो एक बार वो चीज देख लेने से या फिर खुद से बनाने से, खुद से करने से वो चीज जहन में बैठ जाता है, दिमाग में सेट हो जाता है और बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए बच्चे को कभी कभी ना इधर उधर घुमाना फिराना भी चाहिए, है ना। वैसा जो हिस्टोरिकल पैलेस हो, ठीक है, इस प्रकार से, ताकि बच्चों को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल सके। म्यूजियम में घुमाना चाहिए, वहाँ पर बहुत सारा चीज़ रहता है देखने लायक, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिनेमा हॉल में घुमाना चाहिए, वो बेकार चीज़ है। अगला प्रश्न है 137 नंबर की, अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक की क्या ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक की क्या ध्यान रखना चाहिए। विषय शिक्षा के क्षेत्र से हो या फिर अनुसंधान योग्य हो, या व्यक्तिगत शैक्षिक समस्या हो, या फिर विद्यालय से संबंधित हो। तो अनुसंधान के विषय को चुनने में दोस्तों व्यक्तिगत शैक्षिक समस्या हो, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 138 नंबर। 138 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि देखिएगा, प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध की निगरानी करना डायट का एक प्रमुख कार्य है। क्रियात्मक शोध किस नाम से जाना जाता है? देखिए, डायट के बारे में मैंने सारे चीज़ बता दिया कि डायट क्या है, डायट का क्या रूल है, क्या इसका काम होता है ना। ये सब चीज़ हम सब सब्जेक्टिव में पढ़ाए हैं, लेकिन अब ज़्यादा समय तो है नहीं, सबके पास टाइम है तो देख सकते हैं, नहीं है तो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ आपको सब्जेक्टिव में पढ़ा दिया गया था। 138 का जो का आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये इसका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 139 नंबर। कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रखंड स्तर पर निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना की है ना। किस निकाय की स्थापना की है भारत सरकार ने प्रखंड स्तर पर? तो 139 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रखंड स्तर पर जो की है वो है संसाधन केंद्र आपका, ठीक है। आप नाम सुने होंगे BRC, ब्लॉक, है ना, रेजिडेंस सेंटर है दोस्तों, है ना। तो ये संसाधन केंद्र होता है आपका, ठीक है। चलिए, ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर हो जाएगा आपका, प्रखंड संसाधन केंद्र जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 140 नंबर की, केंद्र सरकार के लिए NCERT की भूमिका क्या है? अब देखिए, केंद्र सरकार के लिए NCERT की भूमिका क्या है। NCERT की मैंने स्थापना आप लोग को बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि NCERT की स्थापना कब हुई थी, हाँ ना। NCERT की स्थापना मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूं। इसका आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार के लिए NCERT की भूमिका जो है वो हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय शिक्षण पाठ्यक्रम, है ना। केंद्रीय शिक्षण पाठ्यक्रम के रूप में इसकी भूमिका है। और NCERT की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1961 ईस्वी में, है ना, 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 141 नंबर। कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपका 1989 में। कब हुई थी? 1989 में हुई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। और ये शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी केरल में, है ना। केरल से इसकी शुरुआत होती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगला है 142 नंबर की, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, है ना। तो लेव वाइगोत्स्की महोदय आ गए, है ना। तो लेव वाइगोत्स्की महोदय जी आ गए। तो शिक्षक जो है बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करते हैं? वो इनाम दे करके नहीं, कितना इनाम बच्चा को दीजिएगा, इनाम देते देते सारा वेतन आपका खत्म हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत है ना। सख्त सजा भी नहीं देना है, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, ठीक है, उनके ब्लैक बोर्ड के सारे नकल करवा करके, ये भी गलत है। तो सी नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 143 नंबर। इसका PDF दोस्तों ग्रुप में हम भेज देंगे, है ना, वहां से आप इसको बनाइएगा, ठीक है। भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये क्वेश्चन तो ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो भारत का शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था ये किस वर्ष पारित हुआ था?
पारित अगर पूछे दोस्तों तो 2009 आपको बनाना है। ठीक है, पारित कब हुआ था तो 2009 में हुआ था, और लागू कब हुआ था तो अप्रैल 2010 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 144 नंबर। 144 कह रहा है कि वो किस अनुच्छेद का संबंध निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रबंध से। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 51 के ए में इसको जगह दिया गया है ना, 51 के ए में इसको जगह दिया गया है। और दोस्तों ये जो है ना, ये 51 के ए में क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, अनुच्छेद 51 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य में ही इसको जगह दिया गया है। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य तो जो जोड़ा गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ना 1976 में इसको जोड़ा गया था। और 1976 में जब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, ना। लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन होता है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 के ए में ये 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो भी बच्चे हैं 6 साल से लेकर के 14 साल तक, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये चीज आप यहाँ से याद रखिएगा। तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नंबर, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 145 नंबर। कह रहा है कि यदि कुछ छात्र समय समय पर कक्षा से अनुपस्थित रहते हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। पाठक जी तो सबको क्या कर देंगे, सबका नाम काट देंगे, इसीलिए रेगुलर रहना है ना। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि अनुपस्थित रहने पर क्या करेंगे, उस छात्र के कारण पूछेंगे, ठीक है, या फिर अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, या कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे, या विद्यालय के अन्य शिक्षकों से पूछेंगे। तो कुछ छात्र समय समय पर कक्षा से अनुपस्थित हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, ये भी वाला ठीक है ना, और छात्र से उसका कारण पूछेंगे। यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए है ना, वो क्या होना चाहिए दोस्तों, छात्र से उसका कारण पूछेंगे। लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर जो दे देता है अभिभावक से उसका कारण पूछेंगे, है ना। लेकिन हमारे अनुसार इसका आंसर ये होना चाहिए कि छात्र का जब वो स्कूल आएगा तो उससे समस्या हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बउआ तू काहे नहीं आता है डेली, का बात है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 146 नंबर। 146 नंबर है कि दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में कौन सा कारक बाधा बन जाता है। अब दृष्टिबाधित बच्चा है, अब दृष्टिबाधित बच्चा है दोस्तों, तो उसको पढ़ने में तो समस्या होगा ही होगा। तो कौन समस्या होगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। स्पर्शनीय चित्र होगा या फिर हस्तलिखित नोट्स होगा। अब हाथ से लिखा हुआ नोट्स उसको दिखेगा नहीं दिखेगा, तो ये सबसे बड़ा समस्या है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑडियो टेप का व्याख्यान तो सुन ही सकता है, ब्रेल से वो पढ़ ही सकता है, स्पर्श वो कर ही सकता है। अगला प्रश्न है 147 नंबर, लेकिन वो नोट्स नहीं लिख सकता है ना। तो ये सब आपको छांटना है। 147 नंबर प्रश्न है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी कि ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं। 147 का आंसर हो जाएगा आपका आवेगशीलता को वो दर्शाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 147 का। अगला प्रश्न चलिए फटाफट आ जाइए दोस्तों। 148 नंबर सवाल है, कह रहा है कि शिल्पकला की शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए। अब शिल्पकला की शिक्षा कैसे दीजिएगा, विषय के रूप में, परियोजना के रूप में, कक्षा का अभ्यास के रूप में, या कला के ज्ञान वृद्धि के रूप में, है ना। तो शिल्पकला की शिक्षा कैसे देंगे, तो परियोजना के रूप में देना पड़ेगा, है ना। कैसे, तो परियोजना के रूप में। ठीक है, अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बा। तो राष्ट्रीय संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ऑप्शन है आपका प्रोफेसर यशपाल, डॉक्टर कृष्ण कुमार। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल हो जाएंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। और आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है आपका, तो अंत भला भाई तो सब भला। और जाते जाते क्या करना है, लाइक भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई। आपसे विनती है, विनम्र है, निवेदन है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि NCF अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है जैसे, बताइए। NCF जो है अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करता है जैसे कला और विरासत, स्वास्थ्य शिक्षा,
शांति शिक्षा, शारीरिक शिक्षा। तो एनसीएफ जो है ना दोस्तों, ये किस पर जोर देता है? शारीरिक शिक्षा पर जोर देता है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और एनसीएफ जो है यहाँ पर देखिए, कुछ तो हमको लग रहा है, हाँ शारीरिक तो होगा ही, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, शांति भी होना चाहिए दोस्तों। इसका जो आंसर होना चाहिए वो 1 से अधिक होना चाहिए भाई, है ना। इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा। शिक्षा भी होगा, है ना, आपका शांति भी होगा, शारीरिक भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, कला भी होगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एनसीएफ इन सभी क्षेत्रों पर जोर देता है। चलिए भाई, तो ये रहा आज का टेस्ट। कैसा लगा आप लोग को बताइएगा। और आप सभी का एडमिट कार्ड तो जारी कर ही दिया गया है। इसमें अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र अभी 101 रुपया चार्ज है, मात्र मात्र मात्र, है ना, ओनली 101 इसमें चार्ज है। जो पुराने टीचर हैं, है ना, जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मात्र 101 है। और जो नए अगर लेना चाहते हैं तो मात्र उनको 251 रुपया पे करना पड़ेगा। ये नंबर दिया गया है दोस्तों, गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा इसी नंबर पर। 78 57 82 43 10 नंबर है। और पे करने के बाद क्या करिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पर। यही गूगल पे नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। तहाँ आपको पीडीएफ नोट्स हम तुरंत भेज देंगे दोस्तों, आपको आधे घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास। कैसा लगा आप लोग को जरूर से जरूर बताइएगा। एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अभी जिला दिया गया है, 25 तारीख से आप लोग को सेंटर का नाम पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए दोस्तों एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तभी कुछ होने वाला है, लास्ट समय है और लास्ट समय में ही तैयारी। बहुत सारे लोग 10 दिन पढ़ करके भी रिजल्ट ले लेते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों साल पढ़ करके भी रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। ठीक ना, तो कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना एग्ज़ाम में भी कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड काफ़ी तेज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।